हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, जिसमें हम आधुनिक युग के विभिन्न कालखंडों और उनका नामकरण से संबंधित मतों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है भारतेंदु युग। आधुनिक युग का पहला जो युग माना जाता है वो भारतेंदु युग है। पहला युग भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग नवजागरण कालीन साहित्य का प्रथम दौर है, यानी कि हिंदी साहित्य का जो नवजागरण था उसका जो प्रथम युग है, प्रथम दौर है, वो भारतेंदु युग है। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है कि इस युग की शुरुआत 1868 ईस्वी से मानी जाती है। भारतेंदु युग को नवजागरण युग भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत 1868 ईस्वी से मानी जाती है। इस युग की अंतिम सीमा के बारे में भी भिन्नता है, यानी कि इसकी अंतिम सीमा के बारे में भी मत भिन्नता है। जो विद्वान है वो अपने अपने अनुसार मत देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग की समाप्ति 1893 ईस्वी में मानते हैं। ये संभव है कि उन्होंने ऐसी प्रस्तावना इसी वर्ष नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना को ध्यान में रखकर किया हो। यानी कि ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी स्थापना को 1893 ईस्वी में मानते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि उन्होंने नवजागरण प्रचारणी सभा जो है उसको ध्यान में रखकर इन्होंने नवजागरण काल यानी कि भारतेंदु काल की जो सीमा है उसको बताया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इस युग की अंतिम सीमा 1900 ईस्वी मानते हैं। ये ज़्यादा सही प्रतीत होता है, क्योंकि भले ही 1885 ईस्वी में भारतेंदु की मृत्यु हो गई हो, लेकिन अभी उनके नेतृत्व में विकसित प्रवृत्ति सक्रिय थी तथा इसी नई प्रवृत्ति का उन्मेष नहीं हुआ था। यानी कि भारतेंदु जी जो थे उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन जो उनको मानने वाले थे, उनके फॉलोवर्स थे, तो वो जो अपनी रचनाएं करते थे वो भारतेंदु से ही प्रेरित होकर रचनाएं करते थे। तो इसलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो अंतिम सीमा बताई है भारतेंदु युग की, तो वो 1900 ईस्वी बताई है। तो ये ज़्यादा सही लगती है, ये ज़्यादा सही मानी जाती है। अब जहाँ तक नामकरण का प्रश्न है, इसे लेकर किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। यानी कि भारतेंदु युग के नामकरण को लेकर विद्वानों में कोई भी भिन्नता नहीं है। वो सभी भारतेंदु युग का जो नामकरण है उसको स्वीकार करते हैं। हिंदी साहित्य को पहली बार राष्ट्रीय चेतना और आम जनता से जोड़ने की भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहल को सबने स्वीकारा। यानी कि सबने भारतेंदु जी ने जो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया और जनता को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा, जनता में जागरूकता पैदा की, तो उसको सभी विद्वान मानते हैं। कोई ये नहीं कहता कि ये भारतेंदु जी ने नहीं किया, ऐसा सभी मानते हैं। उन्होंने नाटक, प्रहसन, मुक्तक विधा को समाज और राष्ट्र से जोड़कर प्रस्तुत करने की शैली अपनाई। यानी कि उन्होंने विभिन्न शैलियाँ अपनाई, जैसे कि नाटक, मुक्तक विधा, कहानी वगैरह, ये सब भारतेंदु जी ने अपनाई ताकि लोगों को जागरूक कर सके वो। इस राह का अनुसरण उस समय के प्रायः सभी प्रमुख साहित्यकारों ने किया। यानी कि भारतेंदु से प्रभावित होकर उस समय के जो साहित्यकार थे, जो लेखक थे, कवि थे, उन्होंने भी ये सारी विधाओं को अपनाया और भारतेंदु जी को ही फॉलो किया। स्वयं भारतेंदु के अतिरिक्त इस दौर में सक्रिय प्रमुख रचनाकार थे। यानी कि भारतेंदु के अलावा जो इस दौर के प्रमुख रचनाकार थे वो थे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, लाल श्रीनिवास दास। ये सब थे भारतेंदु को छोड़कर उस दौर में जो थे लेखक, जो कवि, जो ये रचनाएं कर रहे थे भारतेंदु से प्रभावित होकर, वो ये सब थे। अब है नेक्स्ट द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की शुरुआत 1900 ईस्वी के आसपास होती है। यानी कि द्विवेदी युग जो है वो 1900 ईस्वी में उसकी शुरुआत हो जाती है। मुकम्मल रूप से 1903 ईस्वी से, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला और सरस्वती के माध्यम से इस युग की सभी विशेषताएं सामने आने लगी। यानी कि मुकम्मल रूप से, यानी कि पूरे तरीके से 1903 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत जो है वो 1903 ईस्वी में हुई और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, उन्होंने सरस्वती जो एक पत्रिका थी उनकी, उसको संपादित किया।
तो उसकी जो विशेषताएं थी वो सामने आने लगी थी द्विवेदी युग की। भारतेंदु युग में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था, पर उसका रूप स्थिर नहीं था। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग भारतेंदु युग में शुरू तो हो गया था, लेकिन जो उसका रूप था वो स्थिर नहीं हुआ था। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, इन्होंने खड़ी बोली को एक विशेष रूप दिया, एक स्थिर रूप दिया। ये कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुशल संपादन में हुआ, यानी कि इन्होंने जो अपनी पत्रिका जारी की थी, पत्रिका ये सरस्वती, तो उसमें उन्होंने खड़ी बोली को विकसित रूप दिया। उन्होंने भाषा का परिष्कार कर उसे मानक रूप दिया। उन्होंने कविता को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने पर बल दिया, यानी कविता में राष्ट्रीयता की, उनकी कविताओं में उनसे जुड़े जितने भी लेखक और कवि थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना जगाई उन्होंने, और कविता में राष्ट्रीयता पर ज़्यादा जोर दिया गया। इस दौर में भारतेंदु युगीन व्यंग्य की बजाय सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया गया, यानी कि भारतेंदु युग में जो व्यंग्य होता था, तो उसमें भारतेंदु युग में व्यंग्य से संबंधित रचनाएं होती थी, लेकिन द्विवेदी युग में सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। स्त्री की समस्या और किसान जीवन की समस्या का चित्रण पहली बार प्रमुखता से हुआ, यानी कि स्त्रियों और किसानों से संबंधित जो चित्रण दिखाई देखने को मिलता है वो द्विवेदी युग के जो लेखक हैं उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान इतना महत्वपूर्ण रहा कि सबने एक स्वर से इनकी प्रशंसा की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं रहा, यानी कि किसी भी विद्वान में कोई विवाद नहीं है द्विवेदी युग के नामकरण को लेकर। इस युग की रचनाकारों में मैथिली शरणगुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा शंकर, यानी कि द्विवेदी युग के जो प्रमुख रचनाकार थे वो ये लोग थे। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह बाबू, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त आदि प्रमुख थे। उस समय के जो रचनाकार थे वो ये थे द्विवेदी युग को फॉलो। अब नेक्स्ट है छायावाद। तो द्विवेदी युग के बाद हिंदी साहित्य में छायावाद युग आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता के तृतीय उत्थान के रूप में इस प्रवृत्ति की शुरुआत संवत 1875 ईस्वी से 1918 ईस्वी से माना है, यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इसकी शुरुआत 1875 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना है। और ये जो युग है छायावादी युग, ये हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग शुरू होता है। रामचंद्र शुक्ल का मत प्रायः स्वीकृत है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने जो इसकी शुरुआत मानी है तो इन्होंने जो मत दिया है तो वो सारे विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। इसकी अंतिम सीमा 1936 मानी जाती है। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई तथा इसके साथ ही साहित्य में नई प्रवृत्ति का उभार हुआ, यानी कि 1936 में प्रगतिशील लेखकों की जो स्थापना हुई थी तो उसी के साथ जो है छायावादी युग की शुरुआत हो गई थी। छायावाद एक विशिष्ट काव्य प्रवृत्ति है। नामवर सिंह के अनुसार छायावाद विशेष रूप से हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग ईस्वी सन 1818 से 36 तक की प्रमुख 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी रही, जिसमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी प्रभृति मुख्य कवि हुए और सामान्य रूप से भावोच्छवाद प्रेरित स्वच्छंद कल्पना वैभव की वह स्वच्छंद प्रवृत्ति है जो देश कालगत वैशिष्ट्य के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील युगों की आशा आकांक्षा में निरंतर व्यक्त होती रही। यानी कि इसमें जो है कला से भी संबंधित मिलते हैं और देश प्रेम से संबंधित रचनाएं मिलती हैं, और इसमें रोमांटिक रचनाएं ज़्यादा मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। और इसके जो इस युग के छायावाद के जो कवि थे, लेखक थे, उनमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा और प्रभृति प्रमुख कवि हैं। ये लोग जो थे समय के प्रमुख कवि थे। अब हैं
स्वच्छंदता की उस सामान्य भाव धारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में छायावाद पड़ा। यानी कि इसमें जो है स्वच्छंदता ज़्यादा थी, स्वच्छंदता का भाव देखने को मिलता है। स्वच्छंदता इस काल की जो है मुख्य विशेषता थी, तो इसलिए हिंदी साहित्य में स्वच्छंदता जिस सामान्य काल में देखने को मिली उसे छायावाद कहा गया। छायावाद का नामकरण कैसे हुआ, इस विषय पर विद्वान एकमत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि बंगला में आध्यात्मिक प्रतीकवादी रचनाओं को छायावाद कहा जाता था, जिसके अनुसरण में हिंदी में ये नाम चल पड़ा। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रतीकवादी रचनाओं के लिए छायावाद प्रयोग होता था बंगला भाषा में आध्यात्मिक प्रतीकवादी रचनाओं के लिए छायावाद प्रयुक्त होता था, छायावाद का प्रयोग किया जाता था, और यही नाम हिंदी में शुरू हो गया, हिंदी में ही ये नाम चल पड़ा। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा नामक पत्रिका के जुलाई से नवंबर 1920 के 4 अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 लेख लिखा था। ये मुकुटधर पांडे का मत है। इससे ये स्पष्ट होता है कि 1920 ईस्वी तक ये नाम प्रचलन में आ गया था। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम उत्तर छायावाद और उसके आगे की जो युग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।